नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट डे हमने वान टॉप आइसोथर्म के बारे में पढ़ा, जिसके द्वारा हम फ्री एनर्जी चेंज और केमिकल पोटेंशियल ज्ञात करते हैं और उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। यदि हमने देखा कि फ्री एनर्जी में चेंज यदि नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, या कहें फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी बजाय कि बैकवर्ड रिएक्शन के। और यदि डेल्टा जी नोट का मान पॉजिटिव होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन या कहें रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है बजाय कि फॉरवर्ड रिएक्शन के। तो इसी दिशा में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन। क्या है रिएक्शन आइसोकोर? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर इफेक्ट को सर्वप्रथम वान टॉप ने देखा और आइसोथर्म इक्वेशन उन्होंने दी। इसी तरह गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, जो आप जानते हो क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का यूज़ करके वान टॉप ने रिएक्शन आइसोकोर डेरिवेट किया। हम पहले पढ़ चुके हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा जी फ्री एनर्जी में चेंज को बताता है, डेल्टा एच एंथैल्पी में चेंज को बताता है, डेल्टा एस एंट्रोपी में चेंज को बताता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है माइनस डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हमने डेल्टा एस की वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ से यदि मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डी डेल्टा जी अपॉन में डी टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल्टा जी। अब दोनों साइड यदि इक्वेशन को मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो मैं लिख सकती हूँ माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी डेल्टा जी अपॉन में डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन में टी स्क्वायर। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 2। अभी हम देख के आए हैं वान टॉप आइसोथर्म के अकॉर्डिंग माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है आर टी एल एन के पी। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ माइनस डेल्टा जी अपॉन में टी इज इक्वल टू आर एल एन के पी। अब इस इक्वेशन का कांस्टेंट प्रेशर पर टी के सापेक्ष यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएशन पे मुझे प्राप्त होता है टी ब्रैकेट डी डेल्टा जी अपॉन में डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन में डी टी। इसको इक्वेशन मैंने 3 नाम दिया। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करूं तो मुझे प्राप्त होता है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर बराबर होगा माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी के। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल एन के पी अपॉन में डी टी, या कहें डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। यहाँ के पी पार्शियल प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यह है आपकी वान टॉप आइसोकोर इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज़ किसी भी रिएक्शन में चेंज इन हीट कंटेंट या कहें हीट चेंज की कैलकुलेशन में किया जाता है। अब यदि किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं तो उस रिएक्शन के लिए टोटल हीट चेंज क्या होगा, तो हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वान टॉप आइसोकोर इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन पर मुझे प्राप्त होता है एल एन के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी। यहाँ सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बताता है। अब यदि के पी वन तथा के पी टू क्रमशः ताप T1 और T2 पर
रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, तो मैं लिख सकती हूँ इसको ln Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी वन प्लस सी और ln Kp2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी टू प्लस सी। अब इक्वेशन 2 में से अगर मैं इक्वेशन 1 को घटा दूँ तो मैं लिख सकती हूँ ln Kp2 माइनस ln Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन T2। और आप जानते हो ln Kp2 माइनस ln Kp1 को हम लिख सकते हैं ln Kp2 अपॉन Kp1। तो फाइनली मुझे प्राप्त होगा log Kp2 अपॉन में Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यदि Kp2, Kp1, T1 तथा T2 के मान अगर हमें ज्ञात हैं तो हम एंथैल्पी में चेंज को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ये तो था Kp के रूप में रिएक्शन आइसोकोर। अब आगे हम देखते हैं Kc के रूप में रिएक्शन आइसोकोर को। पार्शियल प्रेशर के रूप में साम्य स्थिरांक Kp तथा कंसंट्रेशन के रूप में साम्य स्थिरांक Kc के मध्य रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। वो होता है Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा n। यहाँ डेल्टा n टोटल नंबर ऑफ मोल्स है जो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल। अब दोनों साइड यदि मैं लॉग लूँ तो मैं लिख सकती हूँ ln Kp इज इक्वल टू ln Kc प्लस डेल्टा n आर टी। अब टी के सापेक्ष इक्वेशन को यदि मैं अवकलित करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मैं लिख सकती हूँ डी ln Kp अपॉन में dt इज इक्वल टू डी ln Kc अपॉन में dt प्लस डेल्टा n अपॉन टी। चूँकि r कांस्टेंट है इसलिए उसका अवकलन 0 होगा। ठीक, या डी ln Kc अपॉन में dt इज इक्वल टू डी ln Kp अपॉन में dt माइनस डेल्टा n अपॉन टी। हम पढ़ चुके हैं वन टॉप इक्वेशन कहती है डी ln Kp अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। तो मैं अब ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करूँ डी ln Kp अपॉन dt की, तो मुझे मिलेगा डी ln Kc अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा n अपॉन टी। या कहें डी ln Kc अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा n आर टी अपॉन में आर टी स्क्वायर। चूँकि आप जानते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू रखूँ तो मुझे फाइनली प्राप्त होता है डी ln Kc अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। यहाँ डेल्टा ई हीट ऑफ द रिएक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उपरोक्त इक्वेशन को भी रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन का यूज़ भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन में कर सकते हैं। यदि किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम अलग अलग ताप पर ज्ञात करें तो हमें स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पता चल सकती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलता है ln Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन आर टी प्लस सी। यहाँ सी आपको बता ही रखा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यदि Kc1 तथा Kc2 क्रमशः ताप T1 और T2 पर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं तो ln हम लिख सकते हैं ln Kc1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन आर 1 अपॉन में T1 प्लस सी। ln Kc2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई अपॉन में आर 1 अपॉन में T2 प्लस सी। मैं दोनों इक्वेशन को घटाऊँ तो मुझे मिलता है ln Kc2 माइनस ln Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। या फाइनली मुझे ये पता चलता है कि log Kc2
अपॉन में KC1 इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। इस तरह से यदि आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान पता है तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा E तथा डेल्टा H का कैलकुलेशन करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्या कहती है क्लैपिरॉन इक्वेशन? यह एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन है जिसका यूज़ हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम के अध्ययन में करते हैं। सपोज़ एक सिस्टम है जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। तो माना 1 मोल लिक्विड को हमने एक पिस्टन युक्त पात्र में लिया है। लिक्विड का वॉल्यूम V1 है और वेपर प्रेशर है स्मॉल p। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब इसको वेपराइज किया जाता है, वेपराइजेशन किया जाता है, तो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, तो वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो जाता है। तो इस चेंज में या कहें वेपराइजेशन की क्रिया में टोटल किया गया वर्क W बराबर होगा P V2 माइनस V1। अब इस इक्वेशन को यदि मैं T के सापेक्ष इंटीग्रेट करूं तो मैं लिख सकती हूँ dW अपॉन में dt इज इक्वल टू V2 माइनस V1 dP अपॉन dt। वेपराइजेशन में अगर मैं मानूं कि जो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बराबर है L के, तो मैं L को नाम दे सकती हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि L हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मैंने यहाँ Q की जगह लिखा L, तो मैं कह सकती हूँ डेल्टा E इज इक्वल टू होगा W माइनस कैपिटल L के। यहाँ डेल्टा E एनर्जी में चेंज को बता, इंटरनल एनर्जी में चेंज है, W वर्क है और L है आपकी हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके मान गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में रखें तो हमें प्राप्त होता है W माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू T dW अपॉन में dt। यहाँ डेल्टा E की वैल्यू पुट करने पर W माइनस ब्रैकेट W माइनस L इज इक्वल टू TW अपॉन में TT। हम कह सकते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन L बराबर होगा TdW अपॉन में dt के। और आप पढ़ के आए हैं dW अपॉन में dt बराबर है V2 माइनस V1 dP अपॉन dt के। तो मैं इस वैल्यू को पुट करूं तो फाइनली मुझे प्राप्त होता है dP अपॉन dt इज इक्वल टू L अपॉन में T V2 माइनस V1। यह इक्वेशन क्लैपिरॉन इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ यदि आप हीट ऑफ रिएक्शन लिखें तो मैं ये भी लिख सकती हूँ dP अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में T V2 माइनस V1। एक निश्चित ताप T पर किसी पदार्थ का एक निश्चित मास जिसका वॉल्यूम V1 है जो चेंज होकर V2 में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस में होने वाला एनर्जी चेंज आपका कहलाता है डेल्टा H, जिसे हम हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। अब आगे है आपकी क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्या कहती है क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन? क्लैपिरॉन इक्वेशन में हमने देखा यदि लिक्विड के वॉल्यूम V1 को वाष्प के वॉल्यूम V2 की अपेक्षा नेग्लिजिबल मान लें तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में T V2। अब यदि वाष्प आइडियल गैस के समान बिहेवियर शो करे तो 1 मोल गैस के लिए हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू RT अपॉन P। अब V2 की वैल्यू यदि मैं पुट करूं तो मैं लिख सकती हूँ dP अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा H इंटू P अपॉन में RT स्क्वायर, या कहें 1 अपॉन में P dP अपॉन में dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं dlnP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R dt अपॉन T स्क्वायर। यह इक्वेशन ही आपकी कहलाती है क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। यहाँ अब इस इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है lnP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस C। अब यदि टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर P1 लें तथा टेम्परेचर T2 पर वेपर प्रेशर P2 लें तो मैं लिख सकती हूँ log P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R T1 प्लस C,
और log P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 प्लस सी। अब इन दोनों इक्वेशन को घटाएं तो फाइनली मुझे प्राप्त होता है log P2 अपॉन में P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो हम कह सकते हैं यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर P1 पर ज्ञात हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर P2 पर भी ज्ञात किया जा सकता है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में के कई एप्लीकेशन पार्ट हैं, जैसे आप इसके द्वारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इसके द्वारा पता कर सकते हैं। वेपर प्रेशर या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को भी आप पता कर सकते हैं। क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? आप पढ़ के आए हैं इसको सॉल्यूशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। जब 1 मोल सॉल्यूट को हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट करते हैं तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है, जो उन्नयन होता है, उसे कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, ये बराबर होती है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ डेल्टा टी बी बॉइलिंग क्वथनांक उन्नयन को बताता है और के बी यहाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। उसी तरह आप मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमारा ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम इसका असाइनमेंट देखेंगे, तो इसको पढ़ के आना। धन्यवाद।